हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नाम का चैप्टर और उसका बहुत जबरदस्त टॉपिक न्यूमेरिकल्स विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने इसका बेसिक लेक्चर मिस कर दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट लेके नहीं चलने वाला हूं भाई साहब, पूरा का पूरा प्री रिक्विजिट बाकायदा से क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं, आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं क्या कहता हूं ना, किसी भी क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार जरा देख लो कि यहां पर हम जो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूले एग्जैक्टली कौन से होने वाले हैं। ठीक है भाई, यहां पे ना मेजरली तुम्हें काम आने वाले हैं दो फॉर्मूले। ठीक है, एक आने वाला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले जाकर के कमेंट सेक्शन में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख करके आ जाओ कि सर इस टाइम स्टैम्प पे आपने ये वाला फॉर्मूला पूछा था और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में गए, आंसर लिख दिया, चलो वापस आ जाओ। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला आया था ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला आया कहां से था? ये वाला फॉर्मूला बेसिकली मैंने ऐसे निकाला था, मैंने कहा था कि एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी क्या होती है? वर्क होती है। किसी भी सिस्टम पे आप जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, वो जो भी आपने वर्क करा है वो उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो चुका है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? उसकी एनर्जी के फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए, अगर मुझे किसी भी स्प्रिंग की या किसी भी बॉडी की ना अगर मुझे निकालनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो मुझे बस ये निकालना है कि भैया उसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। आया समझ? क्या निकालना पड़ेगा कि खींचने में कितना वर्क किया होगा। उसके बाद ये जो होता है वर्क, ये बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम कौन सा फोर्स लेंगे? एवरेज फोर्स, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना वो वायर खिंच गया होगा, जितनी वो बॉडी जो है वो खिंच गई होगी, डेल्टा एल। अब यहाँ पे काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर होता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है और आपने एवरेज फोर्स लेके रखा हुआ है, तो एवरेज फोर्स लेके आपने क्यों रखा हुआ है? जरा गौर करिएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक इलास्टिक बॉडी है ना, अब इलास्टिक बॉडी की सबसे प्यारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो बॉडी है ना उसकी टेंडेंसी बहुत जबरदस्त है अपने ही शेप में रहने की, अपने ही शेप में रहने की। ठीक है, अब अगर मैं उस पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इफेक्टिवली पूरा 100 न्यूटन उसके ऊपर सीधे तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज द बॉडी इज हैविंग अ टेंडेंसी टू रिगेन इट्स कन्फिगरेशन, ठीक है, या टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो जब मैंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा तो इफेक्टिवली पूरा 100 उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर खुद की टेंडेंसी थी अपने ही शेप में रहने की। तो यहां पे क्या होता है, आपने 100 का फोर्स अप्लाई करा तो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया पूरा, तो आप एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। ठीक है, तो यहां पे एवरेज कैसे निकाला जाएगा भाई साहब, जरा गौर करिए। एवरेज निकालने का बेसिक फंडा क्या होगा? इनिशियली कितना फोर्स अप्लाई करा? कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करा। उसके बाद फाइनली कितना फोर्स लग गया? एफ लग गया। एवरेज निकालना है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज फोर्स, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एल, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ये आ गया आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां से ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और चीज होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो उसको अपन छोटे वाले यू से करेंगे रिप्रेजेंट। इसको मैं लिख दूं एक बार पूरा अच्छे से, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, जिसको कुछ नहीं है, जिसको छोटे वाले यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप लोग जानते हैं बड़ा वाला यू मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके दो फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, एक तो ये वाला फॉर्मूला, इसको दिल में बसा के रखना। ठीक है, उसके बाद मैं मानता हूं कि एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था, बट उसको भी खोल के ये वाला फॉर्मूला आया। ठीक है, तो यू शुड गो विद दिस वाला फॉर्मूला। अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब जरा गौर करना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब मैंने नया सवाल पूछा है, लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या था बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो, बता दिया तुम लोगों ने कमेंट के अंदर। अब एक काम करो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर लिख दिया, चलो वापस आ जाओ। तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
आया समझ कि नहीं आया? पक्का आ गया समझ? तो जो आपने पहले निकाल के रखा है उसको बस डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दिस बिकम्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एक तो ये वाले फॉर्मूले काम आने वाले हैं, उसके बाद यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, उसका बेसिक फॉर्मूला काम आएगा। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फुर्ती से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। एक तो ये वाले फंडे काम आने वाले हैं, दूसरा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। आ जाओ बेटा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलता है? स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये वाला फॉर्मूला हो गया फॉर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आता है फॉर बल्क मॉडुलस, तो ये भी क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब वही वाली कहानी हो गई है, प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रेशर, ऑब्वियसली मैं इसे खोल सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया में। और नीचे क्या आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जिन लोगों ने पिछले क्लासेस अच्छे से देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे ना माइनस लगाया करता था और मैं ये बताया करता था अगर किसी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर रख दिया गया है एट एक्सट्रीम हाई प्रेशर, तो वो जो बॉडी है तो होती है ना, जो सॉलिड बॉडी है, वो दरअसल उसके अंदर हर तरफ से कंप्रेशन आएगा और हर तरफ से इवन कंप्रेशन आएगा, जिस कारणवश उस बॉडी का जो वॉल्यूम है ना वो पिचक जाएगा। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उस वॉल्यूम में आने वाले डिक्रीज को सिग्निफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा दिया करते थे, ठीक है, फॉर बल्क मॉड्यूलस। और शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नीचे आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर शियरिंग स्ट्रेन। या तो आप उसको टेंजेंशियल स्ट्रेन कह दीजिए या तो आप उसको शियरिंग स्ट्रेन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है, कोई मसला? पक्का? ये वाले 3 फॉर्मूले जो कि बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम आते हैं सवाल के ऊपर। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया? चलो बहुत जबरदस्त बेटा। चलिए अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपका सवाल, ठीक है। ऑब्वियसली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो भी आपका आंसर आ गया होगा ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए। आप लोगों को मैंने एक चीज देखी है, इस क्लास में, इस चैप्टर में ना आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, ठीक है, इस बात को तो मैं मानता हूं। तो बस मैं चाहता हूं कि ऐसा ही ज्यादा एंथुजियाज्म और आप दिखाते हुए चलें। इससे फायदा होता क्या है ना कि जब आप इस चैप्टर के लेक्चर को रिविजिट करेंगे तो आप अपने ही आंसर्स देख कि हाँ यार उस समय हमारा आंसर ये आया था। मान लो अगर वो आंसर गलत होगा तो फिर तुम्हें चमकेगा ना कि यार ये वाला आंसर गलत आया था, एक बार जरा चेक कर ले कि सर ने सॉल्व कैसे किया था, ठीक है। आया समझ? चलो अब जरा गौर करें। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द एनर्जी, इस बार इंक्रीज इन द एनर्जी निकालना है ऑफ अ ब्रास बार जिसका लेंथ था 0.4 मीटर, क्रॉस सेक्शन का एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ था, लेंथ कितना है बेटा? लेंथ है 0.4 मीटर। ओके लिख ले जरा इसको, लेंथ है 0.4 मीटर, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना उसको ऑब्वियसली मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। क्यों? बिकॉज सारे के सारे जो आंसर्स है ना वो एसआई यूनिट में, अरे जूल्स में है ना। तो जूल्स का मतलब क्या होता है? जूल ही तो एनर्जी की या वर्क की एसआई यूनिट होती है। तो अगर मुझे आंसर चाहिए एसआई यूनिट में तो मुझे ऑब्वियसली हर एक पैरामीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में ही। यहाँ क्या लिखा है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख दो 1, भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीटर का स्क्वायर है। नहीं भाई, लिखा उसको ऐसे गया है जबकि उसका पूरा जो मैनर है वो ऐसा है, सेंटीमीटर का पूरा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए 1, उसके बाद भाई जो ये सी लिखा हुआ है ना ये तो मैंने ब्रैकेट का बना के रखा था, ये वाला जो था ये मैंने ब्रैकेट का बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब अंदर लिखा है ब्रैकेट के सी का मतलब होता है सेंटी, और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -2। उसके बाद मीटर और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब 1 × 10 टू द पावर -4, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4। और उसके बाद मीटर का स्क्वायर तो है ही, तो मीटर का स्क्वायर बना हुआ है, कोई दिक्कत? पक्का श्योर हो? ठीक है। तो लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। when compressed with a load of 4 किलोग्राम वेट, इस बार जो लोड अप्लाई कर दिया है इस बॉडी के ऊपर वो लोड अप्लाई कर दिया है 4 किलोग्राम वेट का।
अब ये क्या मैटर आ गया 4 किलोग्राम वेट का, इसको हम क्या मान के चले? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो 4 किलोग्राम वेट यहां पे लिखा हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट द फोर्स। अब आपका सवाल ये आता है कि सर फोर्स अगर है तो वो तो न्यूटन्स में होना चाहिए, यहाँ पे ये किलोग्राम वेट से क्या मसला है? तो मैं आपको जरा बता दूं कि किलोग्राम वेट को ना किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं, केजीएफ। आया कुछ याद? आया कुछ याद केजीएफ से? ठीक है, तो यहाँ पे जो केजीएफ है ना, ये तुम्हारा होता है किलोग्राम फोर्स। क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब मसला ये कि यार किलोग्राम फोर्स तो है बट हमको चाहिए न्यूटन में, बिकॉज मैंने अभी खुद ही कहा था सारे आंसर जो है वो एसआई यूनिट में, तो ऑब्वियसली मुझे फोर्स की भी एसआई यूनिट ही चाहिए होगी। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा के रखा है वर्क एनर्जी इन पावर चैप्टर के अंदर कि कहने को तो ये भी फोर्स की एसआई यूनिट ही है, बट ग्रेविटेशनल यूनिट्स की कैटेगरी में एसआई यूनिट है ना। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किया हुआ है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, वर्क एनर्जी इन पावर के अंदर था। ठीक है, तो चलिए अभी मसला ये है कि मैं इसे कन्वर्ट कैसे करूंगा न्यूटन्स में, तो जरा गौर करें। जब 1 किलोग्राम वेट लिखा है ना या 1 किलोग्राम फोर्स, एक ही बात होती है। 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है ना बेटा, वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। किसके बराबर? 9.8 न्यूटन के बराबर। लेकिन अगर सवाल में ऐसा गिवन है, बट इफ g इज नॉट 9.8, अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके रखी हुई है, जैसे कि सवाल में देके रखी है कि g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 किलोग्राम वेट था। ठीक है, तो 4 kg वेट, इसका मतलब 4 kgf किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे 1 kgf 10 न्यूटन के बराबर है, तो 4 kgf क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन के बराबर। आगे पूरी बात समझ? ठीक है, तो हमारे हिसाब से काम की चीज क्या है कि फोर्स कितना है बेटा? फोर्स है 40 न्यूटन। लिख दो बस, अगर पता चल ही गया है कि फोर्स है 40 न्यूटन तो लिख दो, विच वॉज बेसिकली 4 kg वेट, है ना। और हम जानते हैं कि 4 kg वेट क्या होता है? 4 kgf के बराबर होता है, और 4 kgf क्या होता है? 40 न्यूटन के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अलोंग इट्स लेंथ यंग्स मॉडुलस गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस है 1 10 टू द पावर 11। यंग्स मॉडुलस है 1 इंटू 10 टू द पावर 11। सही जा रहा हूं? बिल्कुल सही जा रहा हूं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही था, कन्वर्ट करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इंक्रीज इन द एनर्जी। आपको सवाल में क्या निकालना है? व्हाट इज द इंक्रीज इन द एनर्जी। अगर इतने लोड से उसको खींच दिया गया है तो अब इसकी एनर्जी में क्या इंक्रीज होगा, तो जरा गौर करें। इंक्रीज इन द एनर्जी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ये वाला एक बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम भी हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को स्ट्रेन का स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों? यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एल कहीं पे दिख नहीं रहा है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। एल तो मेरे पास मौजूद है लेकिन डेल्टा एल कहीं यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एनर्जी के बराबर तो होता ही है ना। ठीक है, एनर्जी वर्क के बराबर तो होता ही है, तो एवरेज फोर्स इंटू मैंने क्या कर दिया? डेल्टा एल कर दिया। तो ये रही तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा आपका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि डेल्टा एल कैसे निकालोगे। किस पे फोकस होना चाहिए? कि डेल्टा एल कैसे निकालोगे। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है क्या यंग्स मॉडुलस का? आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता है क्या यंग्स मॉडुलस का? यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यहां से अगर मैं डेल्टा एल निकाल लूं एक बार, क्या निकाल लूं बेटा? यहां से मैं अगर डेल्टा एल निकाल लूं एक बार, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एल क्या हो जाएगा यहां से बेटा? एफ एल अपॉन ए वाई। सही जा रहे हैं क्या अपन यहां से? बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एल क्या हो जाएगा यहां से? एफ एल अपॉन ए वाई। अब यही डेल्टा एल की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इनटू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो पुट this value into equation number 1 we have। जैसे हमने इसको पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब हमारे पास कहानी डेवलप कैसे होगी जरा गौर करिएगा। यू था हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है, चलिए 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 आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। यू था हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, तो u इज इक्वल टू हाफ
इंटू एफ को बिल्कुल मत छेड़ना। उसके बाद डेल्टा एल जो है ना बेटा, डेल्टा एल तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। और डेल्टा एल कितना आ चुका है अपने पास, डेल्टा एल ये रहा एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एल क्या आ चुका बेटा, एफ एल अपॉन ए वाई। बस इतनी सी बात है, इसको पुट कर दो तो एफ एल अपॉन ए वाई। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो यहां से कितनी बच जाएगी बेटा, एफ का स्क्वायर एल 2ay। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। एफ का स्क्वायर एल अपॉन 2ay के बराबर, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज को भर दो और देखते हैं कि क्या अपना आंसर कंप्लीटली आता है। तो एफ से हम वाकिफ हैं, एफ हमारा पहले भी आ चुका था, एफ वॉज 40 न्यूटन। एफ कितना आया था अपना, 40 न्यूटन। तो उसको अपन 40 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर मतलब क्या, 40 का स्क्वायर। उसके बाद एल, लेंथ कितनी गिवन थी इनिशियली, जरा चेक कर लें। तो इनिशियली लेंथ थी 0.4 मीटर, एसआई यूनिट्स में ही एसआई यूनिट्स में ही गिवन थी ना, 0.4 ही था भाई साहब, हाँ 0.4। तो एल आ गया अपना 0.4, लिख दिया जाए इसको भी, एल आ गया है 0.4। उसके बाद ट्वाइस, उसके बाद जरा आपको एरिया के बारे में देखना पड़ेगा। एरिया भी गिवन था क्या हमारे पास, हाँ जी एरिया हम, अच्छा मैं छोटा वाला ए ले रहा था क्या, छोटा वाला ए ले लो, बड़ा वाला ए ले लो, डिनोशन का पूरा फंडा है, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्टेड है बेटा। तो ये अपने पास एरिया क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको यंग्स मॉडुलस से, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी गिवन है, y है 10⁻11, बस 10⁻11 था, तो इसको जरा भर दिया जाए 10⁻11, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब उसके बाद जो u आएगा तो हमारे पास वो कितना आएगा भाई, 40 का स्क्वायर करना जरा, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। तो 1600 मतलब 16 10⁻²। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये 40 का स्क्वायर कर दिया, 1600 आ गया। उसके बाद 0.4 जो है ना, मैं अगर चाहूं तो मैं इसको 4 10⁻⁻1 कर दूंगा, कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद नीचे 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 क्या हो जाएगा, 2 को बिल्कुल मत छेड़ना, 2 को बिल्कुल मत छेड़ना। और यहाँ पे 10⁻11 - 4 करेंगे 7 आ जाएगा। तो 10 क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया, भला चंगा, चलो बहुत जबरदस्त। अब यहाँ से जरा आगे बढ़ेंगे, जरा यहां से आगे बढ़ेंगे। तो u कितना आ जाएगा बेटा, अब जरा गौर करना भाई यार, एक काम करो ना, 2 2 ज़ा 4 कर लो, ठीक है। तो यहां से कटेगा तो 2 बचेगा। अब ये 2 × 16 करेंगे, 32 आएगा, कितना आएगा 32, 32 × अब जरा गौर करना, इसको तो अपन ने काट दिया, 2 2 ज़ा से वो निपट गया, ठीक है। तो 32 और 10⁻, कितना, अरे बस 10 बचेगा, × 10। उसके बाद 10⁻7 जो था ना, इसको अपन लेके चले आएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां से ही कर रहे हैं अपन, ये बचा 10 और 10⁻7 को अपन ऊपर ले आएंगे, 10⁻⁻7, ठीक है भाई साहब। तो u आ जाएगा 32 10⁻�6 जूल्स। ये अपना आंसर होगा 32 10⁻⁻6 जूल। चेक कर लें एक बार जरा अपन, 32 अच्छा ये 3.2 कर लिया उसके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 32 था। अपन एक काम करते हैं, अगर मैं पॉइंट को एक स्टेप पीछे लेके आ जाऊंगा, अगर मैं इसको 3.2 कर लूं, अगर पॉइंट को मैं एक स्टेप पीछे लेके आऊंगा ना बेटा, तो पावर में +1 हो जाएगा। तो -6 + 1 करने का तो -5 मिलने का, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ना, उसका कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा, 3.2 3.2 × 10⁻⁻5 जूल्स। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे थे, तो वो जूल के टर्म्स में ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का श्योर हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पूछा था व्हाट इज द इंक्रीज इन द एनर्जी, तो कितना एक्सटेंशन आपने प्राप्त करा, बस दैट एक्सटेंशन, तो उसी के करस्पॉन्डिंग निकल जाएगी आपकी इंक्रीज इन द एनर्जी, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, बहुत शानदार। अब एक काम करना, तो पहले डिटेल सोल्यूशन के लिए आप जरा यहाँ पे आएंगे। सवाल का तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, इस पर अपन टिक लगा लेते हैं। पहली बात तो इस पे जरा हम टिक लगा लें। और ये रहा इस सवाल के अकॉर्डिंग ना, जो किलोग्राम वेट में अपन फंस जाते, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा कन्वर्जन दिखा दिया आप लोगों को, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो बता दी हैं। एक बार सवाल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सवाल का हो गया स्क्रीनशॉट, और अब कंप्लीट सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो डन, चलो बढ़िया। और फिर ये रहा आपके कंप्लीट आंसर की तरफ का प्रोसेस, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया ऐसा, बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको अब निपटाए थे। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। आ जाओ बेटा,
अगला वाला क्वेश्चन देख लो, व्हेन द लोड ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, अगेन वही वाली बात आ गई, किलोग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो अगर 1 किलोग्राम फोर्स होगा तो वो वैसे होता है 9.8 न्यूटन, अगर जी की वैल्यू 9.8 लेके चलते हैं तो। अब इस सवाल में तो गिवन नहीं है कि जी को आप 10 ले सकते हो क्या। अगर गिवन नहीं है कि जी को 10 लेके चलो तो फिर अपने मन से 10 मत ले लेना, अगर यहाँ पे नहीं गिवन है तो आपको 9.8 लेके चलना पड़ेगा। आया समझ। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो है ना वो फिर यहाँ पे 9.8 न्यूटन है, वही लेके आप चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे गिवन तो नहीं है कि जी को 10 लेके चलना है। तो फिर आपको जी को उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब जरा सवाल पढ़ लें। तो व्हेन द लोड ऑफ अ वायर इज इंक्रीज फ्रॉम, एक वायर पे जो लोड है ना उसको इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 3 किलोग्राम वेट टू 5 किलोग्राम वेट, ठीक है। मतलब इनिशियल फोर्स कितना था, 3 किलोग्राम वेट, लिख लूं उसको मैं, आ जाओ। इनिशियल फोर्स मतलब F1 वो था 3 किलोग्राम फोर्स, मतलब यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 9.8 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, इंक्रीज फ्रॉम दिस टू 5 किलोग्राम वेट। अब जो फाइनल फोर्स हो गया है वो हो गया है 5 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट हो या kgf हो, इट्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है। तो 5 इंटू 1 kgf क्या होता है बेटा, वो तो होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा भाई। 9.8 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करना तो 30 में से 0.6 माइनस कर दें, 29.4 न्यूटन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरे पास 49 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये, 49 न्यूटन। चलो भाई लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके डन। उसके बाद क्या है, इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, द एलोंगेशन। भाई अगर आप लोड को ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो जो एक्सटेंशन है वो भी तो बढ़ेगा ना। द एलोंगेशन इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। तो पहले वाले में एक्सटेंशन वॉज 0.61 मिलीमीटर, डेल्टा L1 0.61 मिलीमीटर, इसका मतलब 0.61 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। और उसके बाद जो एक्सटेंशन आया बेटा वो आ गया 1.02 mm। तो डेल्टा L2 जो आया वो कितना है बेटा, 1.02 मिलीमीटर, 1.02 मिलीमीटर। तो 1.02 10 टू द पावर -3 मिली, और आगे क्या आ चुका है, मीटर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन ऑफ द वायर, इस एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए इस एक्सटेंशन के दौरान कितना ज्यादा वर्क कर लिया गया होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, पक्का। चलो ठीक है, डन। अब जरा गौर करें, वर्क किसके बराबर होगा यहाँ पे, वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से बोल सकते हैं कि वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से, ठीक है। देखो बेटा, वर्क इक्वल टू, अब देखो हाफ फाइनल माइनस इनिशियल वाला फंडा, ठीक है। तो हाफ F2 और डेल्टा L2, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ F1 और डेल्टा L1, ठीक है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई। अब सारी की सारी वैल्यूज को भर दो, इत्मीनान से सारी की सारी वैल्यूज को भर दो। तो हाफ बेटा F2 कितना है, F2 मतलब था 49, और उसके बाद यहाँ पे, अच्छा एक काम करूं क्या, हाफ कॉमन निकालो ना यार, कम से कम हाफ तो कॉमन आ ही सकता है, ठीक है। तो जैसे अपन ने हाफ कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, F2 डेल्टा L2। अब F2 कितना है तुम्हारे पास, 49, और F2 कितना तुम्हारे पास, 49। उसके बाद डेल्टा L2, अब डेल्टा L2 कितना है, 1.02 10 टू द पावर -3, 1.02 10 टू द पावर -3। ये आ गया अपने पास F2 डेल्टा 2, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तुम क्या, F1 डेल्टा L1। F1 कितना है, 29.4, F1 आ गया है 29.4, और इसको मल्टीप्लाई करो बेटा डेल्टा L1 के साथ। अब डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.61 10 टू द पावर -3। तो 0.61 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, -3। इतनी बात समझ में आ गई, बस वैल्यूज पुट करा और कोई बड़ा काम इसके अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉसिबल हो तो जरा इससे आगे बढ़ो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसमें से तुम्हारा इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो पॉसिबल लग रहा है तुमको, ठीक है। चलो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करना।
चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इसको फिर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो अपना जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स, अप्रोक्सीमेटली जो अपना आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 16.023। बाकी पावर चली रही है 10 टू द पावर -3, तो उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो 16.023 10 टू द पावर -3 जूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे पूरी बात समझ। अब जरा ऑप्शन चेक कर लिया जाए। 16.023 10 टू द पावर -3, है ना। तो ये वाला आंसर है। एक बार ना जरा कैलकुलेशन प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से आ गया पूरा समझ में। तो बी पे टिक लगा लिया होगा और ये रहा आपका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट तो आप पहले से ही ले चुके थे, बस आंसर लिख लेना 16.023 10 टू द पावर -3 हो गया। चलो भैया, बहुत शानदार। अब जरा सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक बात तो अच्छी है कि भैया बोल दिया है कि यूज कर लेना जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 लेने पे ना कभी कभी हल्का सा कैलकुलेशन जो है ना वो टफ हो जाता है, अपने को मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लेके चलनी है 10। बहुत ही बढ़िया करा। ओके, अ 45 kg बॉय हुज लेग बोन्स आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया। अच्छा, उसके जो पैर के जो लेग बोन्स है ना, लेग बोन्स का जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लिया जाए एक बार इसको। गिवन डेटा पकड़ते हुए चलो, और उस बंदे का मास कितना है, उस इंसान का मास, उस बच्चे का मास कितना है, केवल 45 kg। खाया पिया करो, सिर्फ 45 kg का इंसान है, सिर्फ 45 kg का बच्चा है। अब क्या है, एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। भाई साहब अपने को पता है यार कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलने वाली बात है, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, हमको ही करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा 5। भाई ये पूरा सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 इंटू भाई सेंटी का स्क्वायर मतलब क्या है 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर क्या पहुंच जाएगा -4। और बाकी मीटर स्क्वायर तो है ही, तो फिर अपने पास ये रहा इसका पूरा प्रॉपर एरिया। ओके डन। उसके बाद क्या है लॉन्ग इतना, अच्छा इन एरिया एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी हड्डी की बातचीत चल रही है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो मतलब L जो है 0.5 मीटर, बिकॉज 50 सेंटीमीटर था मतलब आधा मीटर, तो 0.5 मीटर हो गया ना। फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। भाई वो टपक गया, वो कूद गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। जब वो कूदेगा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर तो उसके जो हड्डी है ना उसमें हल्का सा स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगा, है ना, और उसके अंदर फिर प्रोड्यूस होगा एक तरह का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक टांग में भी। ठीक है, एक टांग की बात चल रही है। जब वो कूदा होगा दोनों पे ना, तो आपको निकालना पड़ेगा इंक्रीज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ द लेग्स। ठीक है, सिर्फ एक पे कैसे कूदने वाला है भैया, 2 टांग पे कूदेगा ना, तो आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। कितने हाइट से वो कूदा है 2 मीटर की हाइट से, यहां तक कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या है, इफ द बोन्स कैन विथस्टैंड अ स्ट्रेस। भाई साहब जो अल्टीमेट स्ट्रेस उस इंसान, उस बच्चे के जो हड्डियां हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेस वो झेल सकती हैं, उसकी वैल्यू है 0.9 10 टू द पावर 8। काफी शानदार स्ट्रेस है, लिख लें इसको 0.9 10 टू द पावर 8। तो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 0.9 10 टू द पावर 8। पहले तो भैया स्ट्रेस निकालना पड़ता था यार, इस बार तो एकदम प्रस्तुत ही कर दिया है 0.9 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके डन। कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन हुआ करती थी, अब ये निकालनी है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बोन। तो अपने को यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है फॉर द मटेरियल ऑफ द बोन, और ऑब्वियसली जी की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं, तो वो सवाल में गिवन था। अब एक काम करता हूँ यार, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला ही चलना पड़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला। हम एक बात जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक बात जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, रेशियो तो होगा वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है तो आई नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस की वैल्यू तो चलो सवाल के अकॉर्डिंग ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ तो अपना मैटर जो है वो सुलझ गया, लेकिन उलझा कौन रहा है, स्ट्रेन तो उलझा रहा है ना, तो स्ट्रेन तो अपने को निकालना पड़ेगा। और स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। वैसे स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल तो यहाँ पता ही नहीं है, तो फिर अब निकालना पड़ेगा वो पूरा का पूरा स्ट्रेन ही। अगर डेल्टा एल पता होता तो अभी के अभी यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल कर लेते, बट वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज डेटा उतना गिवन है नहीं। ठीक है, अब एक बात जरा सुनना, यहाँ पे ना ये तुम्हारे पास हो गई है बेसिक इक्वेशन, तो लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1।
लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा एक बात पे आप गौर करिएगा, जब ये बच्चा कूदा तो भाई साहब जब वो कूद रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, उससे पहले तो हड्डियों का काम तो आया नहीं होगा ना, हड्डियों पे तो स्ट्रेस उस समय पड़ा ही नहीं। जब वो कूद रहा था तो उसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वही जाकर के कन्वर्ट हो गई होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी एक टांग का नहीं, दोनों टांग का। आया समझ की नहीं? ठीक है, तो यहां पे मैं जरा लिख देता हूं उसको अगले वाले स्लाइड पे, बेटर रहेगा कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to elastic potential energy of legs, elastic potential energy, और वो भी एक टांग का नहीं भैया, वो दो टांग है उसके, ठीक है, तो दोनों टांग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब जरा गौर करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है mgh के बराबर, किसके बराबर होता है, mgh के बराबर, उसके बाद ट्वाइस, उसके बाद क्या होगा बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी तो आएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी तो आएगा, ठीक है, पक्की बात है। चलो यहां तक अपन सही जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं ना। अपने को तो स्ट्रेन निकालने से मतलब है, क्या निकालने से मतलब है, अपने को तो स्ट्रेन निकालने से मतलब है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे यंग्स मॉडुलस। भाई मैंने यहाँ पे हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं करा, बिकॉज यंग्स मॉडुलस नहीं पता, स्ट्रेन भी नहीं पता, आया समझ, तो इसलिए हमको यहाँ पे जाना पड़ा इस वाले बेसिक फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, एम कितना था इंसान, उस बच्चे का, इंसान बोल रहा हूं बार बार, हालांकि बच्चा इंसान ही है, कितना है ये 45, ठीक है। एम हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी लेनी, अपने को 10 लेके चलनी है, और एच कितना है इस बार, एच है 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट से वो कूद गया था ना, ठीक है। तो जरा मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दूं इसके अंदर अच्छे से। एम कितना है बेटा 45, ओके डन। जी कितना है 10, और कितनी हाइट से कूदे हो, हाइट से कूदा था वो 2। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 तो निपट चुका है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा स्ट्रेस इनटू, पहले वॉल्यूम कर लूँ फिर स्ट्रेन तो निकालना वैसे ही बचा ही हुआ यार, स्ट्रेन अभी हमें कहाँ पता है, स्ट्रेन तो निकालने के लिए ये सब तिकड़म चल रही है ना, ठीक है। स्ट्रेस हमको जरूर पता है, स्ट्रेस कितना था बेटा, तो स्ट्रेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद था 0.9 10 टू द पावर 8, उसको तो मैं लिख लूंगा। भाई वॉल्यूम बताऊं कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना भाई, टांग की जो हड्डी थी उसका एरिया क्या था और उसका लेंथ क्या था, ठीक है। तो A इंटू एल कर लेना, अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। हालांकि स्ट्रेस है 0.9 10 टू द पावर 8, 0.9 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए A इंटू एल करने को मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। अब A कितना आया था 5 10 टू द पावर -4, उसके बाद L कितना आया था 0.5, ठीक है। तो 5 10 टू द पावर -4 और L है 0.5, लिख दूं उसको। एरिया आ गया था 5 10 टू द पावर -4, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे इसको तुम किससे, यहाँ पे तुम्हारा लेंथ था 0.5, या जो वो 0.5 है, वो 0.5 को मैं एक काम करूँ क्या 1/2 कर लूँ क्या, वो 0.5 मीटर जो था उसको मैं एक काम करूँ 1/2 कर लूँ, आधा मीटर, इस वाइन द सेम थिंग ओनली, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो उसको, तो 45 इंटू 2 करना 90 आ जाएगा, 90 इंटू 10 करना तो 900 हो जाएगा। यहां तक अपन सही जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। 90 इंटू 10 900 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपने पास स्ट्रेन तो है ही, स्ट्रेन तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा बाकी चीज़ों पर फोकस कर लिया जाए, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे 2 को यहीं मल्टीप्लाई कर दूँ सीधे, इस वाले 2 को सीधे वहाँ फेंक दिया मैंने, चलेगा आप लोग को इतना। अब उसके बाद 5, उसके बाद ये कितना था अपने पास 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना होगा, 10 टू द पावर +4 हो जाएगा ना। तो 2 को वहाँ उचका दिया, 5 को रख लिया, और जो ये 0.9 है ना, अगर मैं चाहूँ उसको तो मैं 9 10 टू द पावर -1 कर सकता हूँ क्या, समझ जाओगे। पॉइंट्स में खेलना पसंद नहीं आता यार, ठीक है। इतनी बात समझ गए, तो ये अपने पास आ गया है, 0.9 को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अब ये 1800 इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू, भाई 5 9 से कितना हो गया 45 हो गया,
5 9 से कितना हो गया 45, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10 टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ तक भी मैं सही जा रहा हूँ मेरे ख्याल से तो, ठीक है। 45 और ये अपने पास कितना आ गया 10 टू द पावर 3 आ गया। अब जब स्ट्रेन निकालना है ना, तो स्ट्रेन निकालने के लिए अब बस काम खत्म हो चुका है। 1800 के नीचे इसको पूरा पटक दो, तो 1800 के नीचे पूरा पटकूंगा 45 10 टू द पावर 3, 45 10 टू द पावर 3 को मैंने नीचे पूरा पटक दिया है, ठीक है। अब एक बात सुनना, 45 को जरा एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 180, तो ये 40 हो जाएगा ऊपर, तो 40 और नीचे कितना था ये तुम्हारे पास 10, ये सही करा मैंने, 4 से निपटाया तो ये अपने पास 40 पहुंच गया, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। ऑब्वियसली आपने स्ट्रेन निकाला है, तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट जो है वो मौजूद नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये अपने पास स्ट्रेन तो आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने ये जो पूरा कार्यक्रम करा है ना, वो बेसिकली क्या निकालने के लिए करा है, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। क्या निकालने के लिए बेटा, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेस, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जब सारी वैल्यूज आपको मिल ही चुकी हैं, तो बस सारी वैल्यूज को भर दीजिएगा। स्ट्रेस कितना था, स्ट्रेस था 0.9 10 टू द पावर 8 ना, ठीक है। तो 0.9 10 टू द पावर 8, और अभी अभी आपको जो स्ट्रेन मिला है, वो स्ट्रेन कितना मिला है बेटा आपको, 40 10 टू द पावर -3। कितना मिला है, 40 10 टू द पावर -3, 40 10 टू द पावर -3। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ज़रा मैं हल्का सा आगे लेके चले आता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, इसको सिर्फ 9 बनाता हूँ। तो 9 10 टू द पावर 7, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, सब लोग रेडी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 9 10 टू द पावर 7 हो गया। उसके बाद ना मैं इसको बस 4 बनाना चाहता हूँ, क्या 4 बनाना चाहता हूँ उसको मैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 10 टू द पावर -2, 4, ये कितना आ गया 4 10 टू द पावर -2। अब जरा गौर करिएगा, जब आप 9/4 को सॉल्व करेंगे ना, जब आप सॉल्व करेंगे ना 9/4 को, तो ये 2.25 आएगा। कितना आएगा 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 9। तो 2.25 और 10 टू द पावर 9, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2.25 10 टू द पावर 9, दैट इज ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2.25 10 टू द पावर प्लस का 9, तो ऑप्शन सी पे जरा आप टिक लगा लीजिए। टिक लगा लिया होगा आपने आई गेस, और फिर ये रहा आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑब्वियसली आपको जब स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका किस कदर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से लेना स्टार्ट करेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, डिटेल्ड सोल्यूशन के लिए जल्दी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और खत्म करो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत जबरदस्त। और उसके बाद फिर जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया, चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑलरेडी डन। अब मौका आ गया भाई साहब, अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी इसको सॉल्व करो और फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, सवाल को आप लोगों ने देख लिया होगा भली भांति। अब जरा चेक करा जाए इसमें क्या हो रहा है। डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर एन एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सबसे प्यारी बात, सबसे खास बात जो है सवाल की वो ये है कि द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, कि द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या हुआ, यहाँ पूछा हुआ है पॉइजन्स रेशियो। अब एक बात जानते हैं, पॉइजन्स रेशियो मतलब सिग्मा से करेंगे इसको अपन रिप्रेजेंट, बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अब पॉइजन्स रेशियो जो होता है ना बेटा, वो होता है लेटरल स्ट्रेन, मतलब साइडवेज क्या स्ट्रेन आया, रेडियस में क्या स्ट्रेन आया, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन नीचे आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन और नीचे आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा बेटा, रेडियस जो है वो पिचक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -डेल्टा r अपॉन r,
ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, तो वो आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर पॉइजन्स रेशियो। अब जरा गौर करें यहाँ पे, डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट रहता है अंडर गिवन नॉर्मल स्ट्रेस। तो अब जरा आ जाओ यहाँ पे, देखो बेटा वॉल्यूम तो है कांस्टेंट, सवाल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम इज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होगा ना इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद एल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। नाउ दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब पाई आर स्क्वायर एल इज बेसिकली कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पक्का श्योर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं यहां पर मुझे जो टर्म्स जनरेट करने हैं ना पॉइजन्स रेशियो के लिए, वो मुझे ऐसे वाले टर्म चाहिए, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो अब ऐसे वाले टर्म्स कहां से आएंगे, देखो भाई यहां अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं आर को बड़ा वाला आर ले लूं कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा ना, ठीक है। अब एक काम करो, इसको कर दो बेटा डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट हम करेंगे बोथ साइड्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो हमको यहां पे दरअसल अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो पाई का तो कोई मसला नहीं है, पाई को तो रखो बाहर। अब देखो यार, जब दो चीजों का डिफरेंशिएशन करना होता है और जब वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स होते हैं, तो कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट। जैसे मान लो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है m इंटू एन को, जहां पे m भी वेरिएबल है और n भी वेरिएबल है, तो इसको अपन सॉल्व ऐसे करते हैं, m को रख लेना बाहर, उसके बाद हो जाएगा n का डिफरेंशिएशन, प्लस n को रख लेना बाहर, और उसके बाद हो जाएगा m का डिफरेंशिएशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये कहलाता है बेसिक प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, बेसिक प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब जरा गौर करो, यहां जब पाई को रखा अपन ने बाहर, अब आर स्क्वायर एल का होगा डिफरेंशिएशन, तो एक काम करो, आर स्क्वायर को पहले रखो ऐसे बाहर, उसके बाद एल का करो डिफरेंशिएशन, तो डेल्टा एल आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, छोटा वाला एल अगर मैं यूज कर रहा हूं तो फिर छोटा वाला एल ही सही। आर स्क्वायर को छोड़ दिया, एल का हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस अब एक काम करो, एल को छोड़ दो, अब आर स्क्वायर का करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2r, और उसके बाद चेन रूल, तो डेल्टा आर भी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो पहले आर स्क्वायर को छोड़ा, एल का करा डिफरेंशिएशन, प्लस एल को छोड़ा, आर स्क्वायर का करा डिफरेंशिएशन, तो 2r डेल्टा आर, एंड दैट रेशियो शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है मेरे भाई, वो तो जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करो। पाई को वहां पर टक दो तो भी वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहां पे आर स्क्वायर डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस 2l r डेल्टा r। अब जिसको जाना है उसको जाना है, ठीक है। कैसे बेटा, कोई जाने लायक यहां दिख रहा है क्या, हाँ भाई, एक r से, रेड से काटेंगे इसको अपन, एक r से एक r जो है वो तो यहां से निपट जाएगा, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। अब एक काम करो, यहां पे ना डेल्टा l को पकड़ो डेल्टा l यहां पहले से मौजूद था, यहां पे l को फेंको, तो डेल्टा एल बाई एल आ गया नीचे की तरफ। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा -2 डेल्टा आर, और एक काम करो इस वाले आर को नीचे फेंक देना, ठीक है। अब आप लोग को ना ये थोड़ी सी जानी पहचानी चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। जो डेल्टा आर अपॉन आर है ना बेटा, ये है अपने पास लेटरल स्ट्रेन। डेल्टा आर अपॉन आर क्या है, ये अपने पास क्या है, लेटरल स्ट्रेन। माइनस साइन तो फॉर्मूले का आ रहा है ना, और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल क्या है तुम्हारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एक काम करा जाए, -1/2 को मैं नीचे भटक रहा हूँ, ठीक है, और इसको एक काम करो सेपरेशन दे दूं, उसके बाद वहां लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। चलो रे, सेपरेशन दे दिया इसको, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इधर इधर इधर, डेल्टा आर अपॉन आर को यहां रखो, और इसके डिवीजन में कौन जाएगा, इसके डिवीजन में जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, इसके डिवीजन में जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, इज इक्वल टू क्या बचने वाला है, देखो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो -1/2 क्या बचेगा, -1/2, -1/2। यहां तो कोई मसला तो नहीं है, पक्का, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं नाउ, जो पॉइजन्स रेशियो होता है ना, वो होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद डेल्टा आर अपॉन आर और डेल्टा एल अपॉन एल, उसकी वैल्यू क्या है, -1/2 है, तो ये आ जाएगा -1/2, और जिसकी वजह से जो पॉइजन्स रेशियो बनेगा अल्टीमेटली
इसकी वजह से जो पॉइजन रेशियो बनेगा अल्टीमेटली वो कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5, काम खत्म। और पॉइजन रेशियो एक तरह से स्ट्रेन्स का रेशियो है, ठीक है, और स्ट्रेन खुद ही क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, तो पॉइजन रेशियो भी कैसा बन जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको डायग्राम की दरकार है तो मैं डायग्राम भी आप लोग के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। एक फिक्स सीलिंग है मान ले, एक फिक्स सीलिंग अपन ने मान ली है ना, उसमें एक रॉड थी बेटा, कुछ इस तरह से इसकी रॉड ली जाए, ठीक है, और ये था रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपने पास क्रॉस सेक्शन हो गया रॉड का, ठीक है। इस रॉड की इनिशियल लेंथ क्या थी, एल के बराबर, और ये भैया एक काम करो सेंट्रल लाइन लगा दो, ठीक है, और ये रहेगा इसका रेडियस रहेगा आर के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है, सेट है पूरा, हल्का सा आगे निकल गया क्या, ये रहेगा इसका रेडियस जो है बेटा वो आर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं इसे स्ट्रेच करूंगा ना, जैसे हम इसको खींचेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो जब इसको नीचे की तरफ खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, पर ये पतला भी तो हो जाएगा, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी पर ये पतला भी हो जाएगा, तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। इसका लेंथ इनिशियली एल के बराबर था, अब वो बढ़ कितना गया, अब उसका लेंथ बढ़ गया है बेटा डेल्टा एल के अमाउंट से। इसका रेडियस था आर के बराबर पूरा, अब वो कम कितना हो गया है, डेल्टा आर के अमाउंट से। तो ये जो रेडियस बचेगा ना बेटा, वो बचेगा आर माइनस डेल्टा आर। क्या बचेगा, आर माइनस डेल्टा आर। आगे पूरी बात समझ। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला, एक काम करो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। 3 2 1 रेडी गो डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो बहुत शानदार। अब उसके बाद ये रहा आपके पास कंप्लीट एंटायर डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 0.5, ठीक है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब जरा टिक लगा ले 0.5 पे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है वो बहुत ही शानदार हमारा ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे एंगस्ट्रैम नामक चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -10, मतलब ये आ जाएगा अपने पास कितना, 2.8, ये कितना आ जाएगा 2.8 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हो जाएगी इसकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। जैसे माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 होता है, तो वैसे अपने पास ये कितना होगा, 10 टू द पावर -10। अब ये सवाल जरा आपके हवाले, एक बार जरा चेक करो आप कहां तक पहुंचते हैं, और जो भी आपका आंसर आ जाए वो कॉमेंट सेक्शन के अंदर जा करके लिख दीजिएगा, और फिर इसको मैं स्टार्ट करवाता हूं। जल्दी कहना प्लीज। चलिए बहुत शानदार, फिर इसका आपका आंसर आ चुका होगा। जो भी आपका आंसर आया होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो अब जरा इसको सॉल्व किया जाए। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज, यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 10 टू द पावर 11। ओके डन 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 डन। यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सही जा रहे हैं अभी। इफ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग फॉर द मेटल इज 2.8 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब जो अभी लेंथ है ना सेपरेशन की, वो है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। इतना मसला पूरा क्लियर है। उसके बाद क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, मतलब डेल्टा एल सेपरेशन डिस्टेंस में क्या इजाफा होगा, क्या इंक्रीज होगा, ठीक है, इन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग फॉर अ फोर्स ऑफ, भैया यहां पे खेल है, देखो फोर्स ऑफ 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि ये फोर्स है नहीं। यूनिट पे जाया करो, जब भी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं ना, मैंने कई बार लिखा होता है कि अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 10 kg, बाय बॉडी कैन नेवर हैव अ वेट ऑफ 10 kg। यार 10 kg तो मास होता है, तो आपका यहाँ पे डिलेमा है कि भैया वेट लेके चलें, अगर वेट लेके चलोगे तो फिर आंसर किसमें आएगा, न्यूटन में। लेकिन आंसर को चेक करने के लिए ऑलवेज गो विद द यूनिट। यूनिट क्या देके रखी है, किलोग्राम, मतलब ये कुछ नहीं मास है, ये क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है मास है। तो वैसे ही यूनिट यहाँ पे देके रखी है दरअसल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये फोर्स नहीं है, ये दरअसल स्ट्रेस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, स्ट्रेस की वैल्यू है। कितना, ये 10 टू द पावर 9। ओके डन। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और कितना गिवन था वो, 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 9 था ना, हाँ ओके। तो एक चीज यहां पे निकालना क्या है, फाइंड द इंक्रीज, और उसके बाद फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो पहले अपन डेल्टा एल निकालने पे करते हैं फोकस। किस पे करते हैं फोकस बेटा, डेल्टा एल निकालने पे। तो भैया इसके लिए जाया जाए इसके बेसिक फॉर्मूले पे। कहां जाया जाए, इसके बेसिक फॉर्मूले पे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले पे हम फोकस करेंगे बेटा,
किसके फॉर्मूले पे करना है फोकस? आप लोग को फोकस करना है यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो F अपॉन A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो डेल्टा L अपॉन L। यहां तो कोई मसला, यहां तो कोई परेशानी? पक्का, ठीक है। अब आ जाओ डेल्टा L निकालने के ऊपर। कहां पे आ जाओ बेटा? डेल्टा L निकालने के ऊपर, क्योंकि भाई तो आपको निकालना है पहली फुर्सत में। डेल्टा L क्या हो जाएगा? FL अपॉन AY। क्या हो जाएगा? FL अपॉन AY, FL अपॉन AY। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे ना F और A की वैल्यू, F बाई A का जो रेशियो है ना, मुझे ये F बाई A के रेशियो की तो वैल्यू पता है। F बाई A का जो रेशियो है वो बेसिकली स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 टू द पावर 9 पहले से गिवन था, 10 टू द पावर 9, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, 10 टू द पावर 9। उसके बाद L भी तो हमको पता है, कितना था L? 2.8 10 टू द पावर -10, तो लिख दें इसको 2.8 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा? यंग्स मॉड्यूलस, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब डेल्टा एल यहां से क्या आएगा? 2.8 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो 1.4 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1.4 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जरा गौर करना, ऊपर 10 टू द पावर -1 और ये जाएगा ऊपर तो 10 टू द पावर -11। सही जा रहे हैं क्या? तो 2.8 को डिवाइड किया 2 से 1.4 आ गया। उसके बाद 10 टू द पावर -1 और -11, तो -1 -11 -12 हो गया। तो यहां से जो डेल्टा एल है वो आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -12। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा एल का आंसर। एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ओके, तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया। डेल्टा एल का आपका आंसर तो आ ही चुका है, ठीक है। दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ, ऑब्वियसली ये मीटर्स में होगा। किस में होगा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मीटर्स में। सही जा रहे हैं अपन यहां तक। उसके बाद फिर आपको निकालना है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या निकालना है आपको यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जरा गौर फरमाइएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या फंडा होता है, कैसे निकलता है? फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स काम करे, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है ना, दिस इज बेसिकली -kx, ठीक है। और यहाँ पे x इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, x इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं वैल्यू वाइज लेके चलता हूं तो F इज इक्वल टू kx हो जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट k आ जाएगा F ओवर x। सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। जहां पे F तो खैर फोर्स है, लेकिन x जो है ना, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो देयरफॉर इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या जो फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज F अपॉन डेल्टा एल। क्या बोलते हो भाई लोग? F अपॉन क्या बोल दिया हमने इसको? डेल्टा एल का नाम दे दिया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इज F अपॉन डेल्टा एल। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो आपको F अपॉन डेल्टा एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? F अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या? जल्दी एक काम करो, एक बार इसको नोट कर लो। 3 2 1 रेडी गो डन। तो F अपॉन डेल्टा एल इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ, है ना। अब जरा गौर करिएगा, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये आ गया आपके पास स्ट्रेन, ठीक है। यहां तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना, अभी हमने बताया था कि जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वो F अपॉन डेल्टा एल है। तो F अपॉन डेल्टा एल को थोड़ा सा अलग रखो, यहां से अलहदा रखो, बिकॉज ये हमारे काम आने वाला है। हमको यही तो निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट F अपॉन डेल्टा एल। उसके बाद L अपॉन ए तो अपन ने रख दिया है, ठीक है। नाउ सब जानते हैं यार कि A जो होगा ना, वो दरअसल L का स्क्वायर होगा। A क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर। तो देयरफॉर जो यंग्स मॉडुलस है, देयरफॉर जो यंग्स मॉडुलस है वो हो जाएगा F अपॉन डेल्टा एल। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो L था ऊपर वाला उसको मत टच करना, और यहाँ पे जो A है वो हो जाएगा L का स्क्वायर। क्या हम सही जा रहे हैं यहाँ तक? बिल्कुल बाकायदा सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, y इज इक्वल्स टू F अपॉन डेल्टा एल। इसको अलग रखा है बिकॉज ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, बता चुका था। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन एल। सही जा रहा हूं? चलो बहुत जबरदस्त। अब जरा गौर करें भाई, y इंटू एल कर लो,
और यहाँ पे क्या बचेगा F बाई डेल्टा एल, जो कि होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि आपसे पूछा हुआ था, ठीक है, जो कि होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और जो कि आपसे पूछा हुआ है F अपॉन डेल्टा एल। अब जरा गौर करना, F अपॉन डेल्टा एल जो है ना, दिस इज इक्वल टू y इंटू एल, दिस इज इक्वल टू y इंटू एल, मतलब यंग्स मॉडुलस इंटू लेंथ, ठीक है। तो बस स्प्रिंग कांस्टेंट का जो अल्टीमेट फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा y टाइम्स एल के बराबर। अब बस ये करना है बेटा, y की वैल्यू क्या है, चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले। y की वैल्यू है 2 10 टू द पावर 11, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू है 2 10 टू द पावर 11, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद l कितना था, तो स्पेसिंग क्या थी बेटा इनिशियली 2.8 10 टू द पावर -10, लिख दें इसको 2.8 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो यहां से जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करने का 5.6, ये आ जाएगा 5.6 और ये आ जाएगा 10 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो k बचेगा वो बचेगा 56 और ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का भी आंसर कितना आ गया, या फोर्स कांस्टेंट भी आप उसे बोल सकते हैं, उसका आंसर कितना आ गया 56, 56 ये रहा बेटा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया। चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, डन हो चुका है। अब बिना समय लगाए आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई साहब। ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन, अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर। भाई यहां पे अगर कोई भी चीज दिख जाए ना, अगर सीजीएस यूनिट के अंदर, तो उसको पहली फुर्सत में कन्वर्ट कर देना एसआई के अंदर। बट यहाँ पे लेंथ इनिशियली गिवन है अपने को कितना, 4 मीटर। तो अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर, तो लेंथ अपन लिख लें एक बार जरा इसको 4 मीटर। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं क्या, नहीं, एक ही तरह की लेंथ है, ओके 4 मीटर। एक वायर है, स्टील वायर, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है। नाउ इट इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मतलब डेल्टा एल 2 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, 2 मिलीमीटर का अपना डेल्टा एल तो हो ही चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार। इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज, अगर स्टील का यंग्स मॉड्यूलस जो है ना वो 2 10 टू द पावर 11 है, तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इफ यंग्स मॉड्यूलस इतना हो गया, देन फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। अच्छा एक और चीज यार, एरिया भी तो गिवन है, एरिया है अपने पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, लिख लें इसको जरा, एरिया इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको लिखा कैसे आएगा कंप्लीटली, इसको ऐसे लिखेंगे 2 mm का स्क्वायर, 2 इंटू, अब ये जो m है ना अंदर वाला वो है 10 टू द पावर -3, तो 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा अपने पास, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और मीटर का स्क्वायर। एरिया अपने पास डन है। अब क्या पूछा हुआ है, यंग्स मॉडुलस लिखवा दिया मैंने, यंग्स मॉडुलस लिखवा दिया मैंने। उसके बाद पूछा हुआ है कि फाइंड द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। ओके ओके ओके, जब एनर्जी डेंसिटी निकालनी होती है ना बेटा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी होती है ना, तो ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जिसका अल्टीमेट फॉर्मूला जो आया था ना वो ये आया था हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला, हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब सारी चीजें गिवन ही है तो बस पुट कर दिया जाए इसको। एनर्जी डेंसिटी अब निकलने वाली है, ठीक है, तो हाफ इंटू, अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2 10 टू द पावर 11, तो लिख दो 2 10 टू द पावर 11, तो हाफ इंटू 10 टू द पावर 11 आ चुका है। तो अपने पास ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्ट्रेन का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना अपने पास, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब 2 10 टू द पावर -3 डेल्टा एल हो गया, अपॉन एल कितना है बेटा, एल तो 4 के बराबर है, और इसका भी आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, स्ट्रेन का भी आपको स्क्वायर करना है, गलती मत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक काम करो, 2 से 2 तो निपट गया पहली फुर्सत में। जब 2 से 2 निपट गया, सही बात है ना, 2 से 2 निपट गया, 10 टू द पावर क्या बचा, 11 बचा, 10 टू द पावर क्या बचा, 11 बचा, इनटू जरा चेक करना भाई, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और उसके बाद 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करना, 10 टू द पावर -6, ठीक है। सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर करो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यार ये 1/4 क्या होता है, 0.25,
1/4 क्या होता है 0.25, उसके बाद क्या हो जाएगा 10⁵ बस काम खत्म। तो 0.25 10⁵ अच्छा ये 2.5 के टर्म्स में देके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो इस पॉइंट को जरा आगे लेके चले जाओ, ठीक है, एक पॉइंट आगे लेके आओगे तो 2.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10⁴। अगर मैं एक पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा तो पावर में से एक -1 हो जाएगा ना, तो 2.5 10⁴ हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप निकाल रहे हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी मतलब जूल अपॉन डेंसिटी मतलब अपॉन वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आ गया अपने पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, इसके बाद यहां पे निकालने को बोला हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दीजिए। तो एनर्जी डेंसिटी अपन निकाल चुके हैं, अब बस एनर्जी निकालना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, दूसरा वाला पॉइंट निकालना है। अब जरा गौर करना, अगर आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालनी होती है तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देना, अगर एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देना, बस इतनी सी बात है। तो भैया एनर्जी डेंसिटी हमारे पास कितनी आ चुकी थी, वो आ चुकी थी 2.5 10⁴। कितना आ गया 2.5 10⁴। तो लिख दें इसको जरा अपन 2.5 10⁴। उसके बाद जब वॉल्यूम निकालना है तो एक काम करो ना, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2.5 10⁴। अब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया है कितना 2 10⁻⁻6, ठीक है, 2 10⁻⁻6 लिख दें इसको। एरिया है 2 10⁻⁻6। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से। लेंथ कितना गिवन है 4 गिवन है पहले से ही, तो लेंथ वाज गिवन एज 4, लिख दिया भैया 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए इस पे, जैसे आप इसको अब सॉल्व आउट करेंगे ना तो कितना आएगा अपना आंसर, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5, उसके बाद 4, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, उसके बाद 4 और ये कितना है 10⁻⁻2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 20 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब 20/100, ठीक है, मतलब 0.2। तो u कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 0.2, और आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो 0.2 जूल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे पूरी बात समझ में पक्का श्योर हो तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया, चलो बहुत जबरदस्त। और जरा इसका आंसर देख लिया जाए तो ऑब्वियसली आंसर ए जो है वो सटीक आंसर होने वाला है, ठीक है, पक्की बात समझ में आ गई। चलो बेटा अब एक काम करें, जरा आपको अगला वाला सवाल दिखा दिया जाए। तो ये रहा आपका अगला वाला सवाल, देख लो तुम्हें क्या लगता है क्या पॉसिबल आंसर आएगा, उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, तो सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो व्हेन लोड ऑन अ वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 4 kgf टू 6 kgf, ठीक है, हम लोग जान चुके हैं अच्छे से इस बात को कि अगर kgf में गिवन है ना, मतलब वो बेसिकली कुछ नहीं है यार, वो है तो फोर्स ही ना, क्योंकि 1 kgf जब निकालना होता है ना तो 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा बेटा 10 न्यूटन, अगर g की वैल्यू 10 है तो, लेकिन अगर g की वैल्यू मान ले 9.8 है तो इसको ले लेंगे 9.8 न्यूटन। यहां तो कोई मसला, यहां तो कोई परेशानी, पक्का श्योर हो, ठीक है बेटा। अब जरा गौर करें, व्हेन लोड ऑन अ वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 4 kgf टू 6 kgf, इसका मतलब ये तो अपना सवाल हो ही चुका था ना, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनिशियल फोर्स था 4 kgf, इसका मतलब 4 इंटू 9.8, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करना है, 10 में से यार एक काम करना 0.8 माइनस कर लेना, ठीक है, 40 में से 0.8 माइनस कर लेना तो 39.2 न्यूटन, कितना आ जाएगा ये अपने पास 39.2 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया है और वो पहुंच गया है 6 kgf के बराबर, ठीक है। इसका मतलब 6 इंटू 9.8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 9.8, ठीक है। यहां तो कोई मसला तो नहीं है, यहां तो कोई परेशानी तो नहीं है, तो बस 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 खत्म खत्म खत्म। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया, तो जैसे अपन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, अपना आंसर कितना आएगा बेटा 60 में से 1.2 माइनस कर देना तो 58.8 आ जाएगा, ठीक है, 58.8।
ये आ गया हमारे पास F2 आ गया, क्या आ गया, F2 आ गया। उसके बाद क्या था बेटा कि इंक्रीज कर दिया इलोंगेशन 0.71 mm से 1.12 mm तक, ठीक है 0.71, तो डेल्टा L1 कितना है 0.71 मिलीमीटर से लेकर के 1.12, मतलब डेल्टा L2 कितना आ गया है 1.12 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर तक पहुंच गए, ठीक है। यहां तो कोई मसला, चलो बहुत शानदार। फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, यहां पे आपको वर्क डन निकालना है भाई साहब। अपन जानते हैं यार वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U2 माइनस कर देंगे बेटा U1, क्या कर देंगे U2 माइनस U1, है ना। अब हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं भाई साहब, हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू F2 इंटू एक्सटेंशन L2 माइनस हाफ इंटू F1 इंटू एक्सटेंशन पहले वाले वायर के अंदर। यहां तक कोई भी परेशानी, पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करो, यहां पे और कुछ डेटा गिवन है क्या इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो वर्क कितना आ जाएगा अपने पास, हाफ कॉमन निकाल लो, और F2 डेल्टा L2, F2 कितना है, F2 है 58.8, इसको मल्टीप्लाई करें, डेल्टा L2 कितना है, डेल्टा L2 है 1.12, 10 टू द पावर -3 कहीं जाने वाला नहीं है अब, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा F1 डेल्टा L1, बिकॉज 1/2 तो बाहर आ चुका है ना। F1 कितना है, F1 39.2, F1 है 39.2, और डेल्टा L1 कितना है, डेल्टा L1 तो हमारे पास 0.71 है, और 10 टू द पावर -3 तो था ही। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का, ठीक है। अब यहां पे जो वर्क डन आएगा ना बेटा, जब इसको आप पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आएगा 19.012 का अप्रॉक्स, ठीक है, और 10 टू द पावर -3 तो चल ही रहा है। सो दिस मच जूल इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 19.012, तो 19.012 10 टू द पावर -3, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये रहा आपके समक्ष डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टिक तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। अब जल्दी से आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये बहुत बेसिक सवाल आपके हवाले, एक बार जरा चेक कर लो कहां तक पहुंचते हो। जो आपका आंसर आ जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। जल्दी करो प्लीज। चलिए ठीक है, फिर अब ये सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं बेटा। तो अब बॉय हैज ईच लेग बोन, एक टांग की हड्डी का जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। 5 मीटर स्क्वायर कहां पहुंच जाएंगे भाई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, एरिया आ गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ऑब्वियसली पूरा सेंटीमीटर का स्क्वायर था। तो कैसे करेंगे इसको अपन, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सही पहुंच गए, ठीक है, बहुत सही पहुंच गए। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे, एंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, एक टांग की जो लेंथ है, वो हड्डी की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब दोनों लेग्स के लिए बात करेंगे, फॉर बोथ द लेग्स अपना जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर बेटा, 1 मीटर के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा इसके बाद, द लिमिटिंग स्ट्रेस फॉर बॉयज बोन इज 0.9 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0.9 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, वाइल यंग्स मॉडुलस है 1.4 10 टू द पावर 10, यंग्स मॉडुलस है कितना 1.4 ना, हाँ 1.4 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है बेटा, हाउ मच एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय 2 लेग्स, हाउ मच एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय 2 लेग्स। भाई साहब ऑब्वियसली यहां पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये वाला फंडा तो अप्लाई करना ही पड़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, यहां पे हमको स्ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं स्ट्रेन को जो है ना यहां से गायब कर दूं। तो स्ट्रेन यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ओके। तो स्ट्रेस को रखो
और स्ट्रेन यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो जब स्ट्रेस ऊपर आएगा तो स्ट्रेस का स्क्वायर कर दो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू एल के बराबर। अब बस सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई था ना, तो हाफ इंटू, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, उसके बाद फिर यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। तो यार स्ट्रेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस कितना था अपने पास, स्ट्रेस था हमारे पास, स्ट्रेस कहाँ गया, ये था 0.9 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो स्ट्रेस का स्क्वायर करना है, मतलब 0.9 10 टू द पावर 8, ये स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा, यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, 1.4 10 टू द पावर 10, बस इतनी सी बात है। तो 1.4 10 टू द पावर 10। अब उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे ख्याल में वॉल्यूम से, इसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से। और एरिया और लेंथ दोनों आप जानते हैं, तो एरिया कितना था, 5 10 टू द पावर -4। एरिया कितना है, 5 10 टू द पावर -4, लिख दें इसको। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। अब एक टांग की हड्डी का लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, दोनों के लिए कितना हो जाएगा, एक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन SI यूनिट्स में ही गेम खेल रहे थे, तो देयरफॉर आप यहाँ पे सीधे 1 मीटर लिख दीजिएगा, दैट्स इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है, पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो आएगा 144.6 जूल्स। आपका जो अप्रोक्स आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 144.6 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ऑब्वियसली। एक काम करो, एक बार चेक कर लें क्या, 144.6 जूल्स, ऑप्शन ए वाला ही सही है। तो एक काम करो बेटा, यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया हो गया हो गया, ठीक है, चलो बहुत शानदार। ये वाला केस तो अपना हो चुका है। अब उसके बाद जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल आंसर तक पहुंचने का स्क्रीनशॉट, जल्दी करो प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बेटा, तो ये आपका आंसर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये करवा दिया आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बात जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस बनता ये कि रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले के नोट्स तैयार कर लेना, और उसके बाद ना इस लेक्चर को देखने के बाद इसको कॉपी में नोट कर लेना। अगर आपको अभी समय नहीं मिला था, लेक्चर के दौरान अगर समय नहीं मिला, तो लेक्चर के बाद तो कॉपी में प्लीज नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके। अब जैसा आप लोग जानते हैं बेटा, मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आपको CBSE इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।